अनुसूचित जनजाति आयोग सन 1990 के दशक में 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा का मतलब है कि इनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, इनकी बोली भाषाएं और इनके रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान किया गया। सरकार के द्वारा इनका संरक्षण चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे या फिर केंद्रीय स्तर पर हो, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही इनका सुनिश्चित किया जाता है कि यह अनुसूचित जाति है या जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप। अनुसूचित जनजाति और जाति एसटी और एससी, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें बोलता है, इनके रीति रिवाजों के कारण ये समाज से परे होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मुख्य धारा में लाना इनका उद्देश्य होता है। सन 1999 में इनकी प्राथमिकताओं को देखते हुए एक मंत्रालय की स्थापना अलग से की गई, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट दोनों को भिन्न भिन्न करता है, जिसे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए सभी योजनाओं का समन्वय स्थापित करने के लिए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का स्थापना सुनिश्चित किया गया। विशेषकर एक बात बता दें कि यह मंत्रालय सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस मंत्रालय का शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में पहुंचना काफी मशक्कत वाला काम था। इस वजह से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलग अलग करने के लिए कुछ और भी प्रावधान किए गए, जिनमें 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इन दोनों को अलग अलग करके 338वें अनुच्छेद में 338 कर जोड़ा गया, जो कि 2004 में अस्तित्व में आया। इस आयोग के कार्यों की बात करें तो यह उनकी शिकायतों की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना और दंडित करने की शक्तियां भी इस आयोग को दी गई। इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो होता है, यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का प्रमुख जिम्मेदार होता है। उपाध्यक्ष होते हैं और एक आयोग में 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला होती है। और यह आयोग संविधान और कानूनों की कार्यान्वयन निगरानी करता है, अर्थात जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो सुविधाएं चलती है, योजनाओं का कार्यान्वयन और विकास कार्यों की गतिविधियों को निगरानी करना इस आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ये शिकायतों और शिकायतों की जांच भी करते हैं, जिसमें अन्य बाहरी व्यक्तियों से जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी सुरक्षा प्रदान करना इस आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी माना जाता है। और यह आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनका चुनाव करता है और राष्ट्रपति ही इनको शेड्यूल ट्राइब्स है या शेड्यूल कास्ट है, इनकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। और इनके अलावा जो इनकी परंपरागत गतिविधियां हैं, जैसे कि नाव बनाना, कपड़ा बुनना, उदाहरण के तौर पर कुछ इन उदाहरणों को लें तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग प्रदान करना, उनका सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी भी इसी आयोग की होती है। और इन क्षेत्रों में सेंसिटिव जोन और अति संवेदनशील जो इलाके हैं, एरियाज हैं, उनकी सिफारिशें और उनके कार्यान्वयन, उनकी खनन गतिविधियों और इनके विकास कार्यों जैसे कर टैक्स, रोड बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, अर्थात इनके सुधार कार्यों की गतिविधियों की जो रिपोर्ट है वो भी राष्ट्रपति को यही आयोग देता है। अधिकार और शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, जांच का अधिकार की होने की शक्तियां और अनुशंसा करने की शक्तियां। यह आयोग एक सिविल अदालत के समान अधिकार रखता है, जैसे कि गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की जांच करना और सबूत जुटाना। जांच का अधिकार भी होता है, अर्थात अन्वेषण करने का अधिकार होता है। अनुशंसा करने का अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सिफारिशें दे सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच सिफारिशें दे सकता है। और इनके अलावा आरक्षण संबंधी कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की स्थिति का विश्लेषण करना, वन अधिकार अधिनियम और भूमि अधिकारों के जुड़े मुद्दों पर निगरानी करना, जैसे कि कुछ जनजातियों में पेड़ काटकर गुजारा करना और कुछ जड़ी बूटियों और फलों का तोड़ना वगैरह, जो कि अति सेंसिटिव मुद्दा है, उनके पेड़ों की कटाई को रोकना और उन पर निगरानी करना इसी आयोग की जिम्मेदारी होती है। और चुनौतियां, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयां, जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच और निगरानी की कमी, संसाधनों और जनशक्ति की सीमित उपलब्धता, राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं। ये सब चुनौतियां इसी वजह से हैं क्योंकि जैसे आप
नक्सली हम लोग को देखते होंगे, वो संसाधनों को उपयुक्त करना समझते ही नहीं है। अर्थात वो चाहते नहीं है कि इन संसाधनों का दोहन हो। यह एक बड़ी चुनौती है, जिनमें जिस वजह से लोगों तक अर्थात ट्राइबल्स ग्रुप्स तक संसाधनों की पहुंच को सीमित ही उपलब्ध करा पाना, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उपलब्धियां। आयोग ने जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न नीतिगत सुधारों की सिफारिश की है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वन अधिकार अधिनियम जैसे और पेशा अधिनियम, जो पेशा एक्ट के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान दिया है। जनजातीय समूह में एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो कि झूम खेती के नाम से जानते हैं, जो कि एक जगह से खनिजों का दोहन करके वहां पर फसल का उत्पादन कम होने लगता है, तो वो दूसरी जगह जाकर पेड़ों की कटाई करके जमीन को समतल बनाकर वहां पर खेती करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। निष्कर्ष। अनुसूचित जनजातीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि इसके विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी सिफारिशें और प्रयास अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक है। सरकार और समाज में सहयोग से यह आयोग अपनी भूमिका को और बेहतर तरीके से निभा सकता है। थैंक यू।